हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेन रीजंस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल्स। बहुत सारे बच्चे जब अपना फाइल लॉन्च करते हैं तो कुछ बच्चों को उसमें से रिफ्यूज़ल देखने को मिलता है। रिफ्यूज़ल आने के बाद जब बच्चे अपना केप्स नोट अप्लाई करते हैं, केप्स नोट क्या होता है? केप्स नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जब आपको रिफ्यूज़ल आता है, जब किसी बच्चे को रिफ्यूज़ल आता है तो वो रीज़न जानने के लिए जो डॉक्यूमेंट अप्लाई करता है उसको बोलते हैं केप्स नोट। केप्स नोट में हाई कमीशन उनको रीज़न बताता है कि आपकी फ़ाइल को क्यों रिफ्यूज़ किया गया। जब केप्स नोट अप्लाई करने के बाद आपको केप्स नोट मिलता है तो उसमें जो रीज़न आते हैं उससे मालूम पड़ता है कि आपकी फ़ाइल को क्यों रिफ्यूज़ किया गया। वो किस तरह के जो रीज़न होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल पे ऐसा कोई रिफ्यूज़ल या रीज़न देखने को ना मिले। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह के जो रीज़न्स दिए जाते हैं। उसमें आता है पर्पस ऑफ विजिट, सेकंड आता है फाइनेंशियल एबिलिटी, फिर आता है लैंग्वेज एबिलिटी, उसके बाद फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस एंड प्लान्स, मिसिंग मार्कशीट। ऐसे रीजंस आपको दिए जाते हैं जिसके कारण आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। जैसे पर्पस ऑफ विजिट को हम बात करें तो इसमें जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको जो आपका इंटेंशन रहता है स्टडी वीज़ा लेने का वो क्लियर नहीं हो पाता कि आपका जो इंटेंशन है सिर्फ स्टडी करना नहीं है, आप वहाँ पर जाकर तो वर्क के लिए जा रहे हो, जहाँ आपका जो इंटेंशन है वहाँ पर जाकर पीआर होने का है। इसके लिए आपको एसओपी पे, जो आपका एसओपी हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जहाँ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसमें आपको बहुत अच्छे से अपना जो रीज़न है वो बताना है कि आप क्यों इस स्टडी को करना चाहते हो। उससे आप वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ क्लियर कर सकते हो। जहाँ आपका जो कोर्स है वो ऐसा ले लिया आपने जो उस कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आप कंप्लीट नहीं करते। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि किसी भी कोर्स में जहाँ पर उनको एडमिशन मिल जाता है, जहाँ उनके कंसल्टेंट उनको गाइड कर देते हैं, उसी कोर्स में वो अपना एडमिशन ले लेते हैं। ऐसे में एक लगता है कि वीज़ा ऑफिसर को कि इतना पैसा वो स्पेंड करेगा, इस चीज़ पे इन्वेस्ट करेगा तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा फ्यूचर में, तो आप क्यों वहाँ पर जा रहे हो। तो ये एक रीज़न रहता है पर्पस ऑफ विजिट के पीछे। तो आपने जब भी अपना फाइल लॉन्च करना है तो इसका ध्यान रखना है कि इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से क्लियर कर पाओ ताकि वीज़ा ऑफिसर आपको अप्रूवल दे सके। सेकंड जो पार्ट रहता है वो रहता है फाइनेंशियल एबिलिटी। वीज़ा ऑफिसर के मन में एक चीज़ होती है कि एक बच्चे ने, जैसे दो तरह की फाइल कैटेगरीज होती है, एक होती है एसडीएस और एक होती है नॉन एसडीएस। एसडीएस में आपने एक 1 ईयर का अपना ट्यूशन फीस प्लस जीएसी पे करना होता है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते। और एक होता है नॉन एसडीएस। नॉन एसडीएस में बच्चे क्या करते हैं, अपना जीआईसी भी पे नहीं करते और सिर्फ 6 मंथ का ट्यूशन फीस पे करते हैं और उसके साथ अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। अगर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँ कि हम कैसे इस जो पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो आपकी फ़ाइल चाहे एसडीएस में हो, नॉन एसडीएस में हो, आप अपना 1 ईयर का ट्यूशन फीस पे करिए, जीआईसी पे करिए। उसके बाद जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनके आईटीआर जो भी हैं उनको आप उसके साथ अटैच करिए, आपका सीए रिपोर्ट उसके साथ लगाइए, ताकि जो आप वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ क्लियर कर पाओ कि जो भी आपका वहाँ पर जाने के बाद पूरा एक्सपेंस होगा, फिर चाहे ट्यूशन फ़ीस हो, फिर चाहे लिविंग चार्जेस हो, कोई भी आपके चार्जेस हैं वो आप अच्छे से मेंटेन हैंडल कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो ये आपका जो पार्ट है आप इसको अच्छे से अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद आती है आपकी प्रीवियस स्टडी और प्रॉस्पेक्टस स्टडी, इसको हम कोर्स रेलेवेंसी भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, कोर्स चूज़ करना है, उसको बहुत ध्यान से करिए जो आपके प्रीवियस स्टडी के साथ रिलेटेड हो और आपके फ्यूचर में, आपके करियर में उसका आपको बेनिफिट हो। क्योंकि अगर हम मिनिमम कॉस्ट भी कनाडा स्टडी वीज़ा की लगा कर देखें तो अगर 2 ईयर का एक्सपेंस हम देखें, सिर्फ ट्यूशन फीस आपका 20 से 25 लाख तक हो सकता है प्लस लिविंग कॉस्ट। तो 20-25 लाख आपने इन्वेस्ट किया अपने आप पे, और अगर इसका वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि ये इसके जो करियर में कोई बेनिफिट नहीं देगा कोर्स, तो वो उसी, जैसे हमने पहले बात किया था कि पर्पस ऑफ विजिट में उसको डाल देता है कि इसका जो इंटेंशन है उसमें स्टडी का कोई मैटर नहीं करता कि उसने कौन सा स्टडी किया, सिर्फ उसका मीनिंग है कि वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जाकर अपना पीआर ले। तो कोर्स सेलेक्ट करते हुए आपने देखना है कि आपका प्रीवियस स्टडी और प्रॉस्पेक्टस स्टडी
दोनों स्टडी में एक रेलेवेंसी होना चाहिए, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में होना चाहिए। और एसओपी में ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से मेंशन करनी है, उस वहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आप ये चीज़ क्लियर कर पाओ कि ये कोर्स आपने क्यों चूज़ किया, इसका कंटेंट क्या है। कंटेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत एसओपी में आप जरूर लिखें। अगर इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेजेबिलिटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 तरह के जो वीज़ा होते हैं स्टडी वीज़ा, इसमें 2 कैटेगरीज बनाई गई है, एसडीएस और नॉन एसडीएस। एसडीएस कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 ईच है, मगर बहुत सारे कोर्स ऐसे भी होते हैं जो 6 ईच की रिक्वायरमेंट में आपको नहीं मिलते। जैसे अगर हम बात करें मेडिकल लाइन में बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो 6.5 ओवरऑल या 7 ईच पे जाते हैं, जहाँ टीचिंग में बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो 7 ईच पे जाते हैं। तो ये सभी कोर्स ऐसे रहते हैं जहाँ पर आपकी जो आई स्कोर है वो 7 ईच या 6.5 चाहिए। बहुत सारे बच्चे वो कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर जाकर आपको प्रॉब्लम आ जाता है। जब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 6 ईच नहीं आते, किसी का 1 में 5.5 है या किसी के 2 में 5.5 है। बहुत सारे कोर्स ऐसे रहते हैं जिनका आई स्कोर अगर आपका 5.5 है, उसका रिक्वायरमेंट ही 5.5 होता है। जब भी कोई कोर्स कॉलेज गवर्नमेंट से अप्रूव करवाता है तो सबसे पहले उसका जो आईएल्स का जो बैंड स्कोर है उसको डिफाइन किया जाता है कि इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहेगा। तो आपने जब अपना कोर्स चूज़ करना है तो आप अपने बैंड स्कोर के अकॉर्डिंग अपना कोर्स चूज़ कीजिए कि कम से कम आप उस कोर्स के जो जनरल रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर पाओ, ताकि आपको आगे जाकर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर हम मिसिंग मार्कशीट की बात करें तो मिसिंग मार्कशीट में क्या होता है कि कुछ ना कुछ पार्ट या कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा रहता है जहाँ तो उनको लगता है कि ये फेक डॉक्यूमेंट है, जहाँ उनको लगता है कि ये कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस है। इसमें मिसिंग मार्कशीट का जो एक रीज़न आपको दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस एंड प्लान्स, ये एक पार्ट रहता है जिसमें आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आपका जो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप आगे जाकर इस स्टडी को कंप्लीट करने के बाद आप क्या करना चाहते हो। 100% मैं इस चीज़ से एग्री हूँ कि 99% जो बच्चे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, खासकर पंजाब से जाते हैं या हरियाणा से जाते हैं, उनका एक ही इंटेंशन रहता है कि वहाँ पर जाकर उन्होंने पीआर लेना है। मगर कभी भी ये चीज़ आपने अपनी एसओपी में क्लियर नहीं करनी, एक्सप्लेन नहीं करनी। एसओपी में आपने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करना है कि मेरी पूरी फैमिली इंडिया में है, जहाँ मेरा पूरा सेटअप है, मतलब हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और किसी भी तरह की मतलब आपकी जो एक्सप्लेनेशन में ऐसी चीज़ नहीं सामने आनी चाहिए कि उनको लगे कि ये बच्चे का हाँ काम आपने करना है, मगर उसमें ये भी चीज़ क्लियर नहीं करने की ज़रूरत। सिर्फ आप बताइए कि ये कोर्स मैंने इसीलिए लिया। अपने बारे में बताइए, बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपकी प्रीवियस स्टडी के बारे में बताइए, आपके क्यों आपने कनाडा चूज़ किया, क्यों आपने उस सिटी चूज़ किया, कॉलेज क्यों चूज़ किया, कोर्स क्यों चूज़ किया, उसका कंटेंट क्या है, हर उस चीज़ को बताइए। आपके फ्यूचर प्लान्स किस आप फील्ड में, इसमें आपको जॉब मिलेगा, किस टाइप का आप अपना करियर बनाना चाहते हो, कैसे ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, ये सभी चीज़ें आपके एसओपी में आएंगी। इसके बाद आपने अपना एसओपी वहाँ पर डालना है। एसओपी एक ऐसा एक लेटर है, जैसे लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, जो आपने हाई कमीशन को लिखना है, जिसमें बहुत अच्छे से देखिए, जितना अच्छा स्टोरी होगा उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। हाई कमीशन जो वीज़ा ऑफिसर है, जब वो आपका एसओपी पढ़ रहा होगा तो उसको लगना चाहिए कि इस बच्चे के कुछ गोल्स हैं, ड्रीम है, जिनको ये कंप्लीट करने के लिए कनाडा जाना चाहता है, और मुझे 100% इसको वीज़ा देना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपका गैप है तो आप गैप को भी अच्छे से एसओपी में एक्सप्लेन कर सकते हो कि गैप के दौरान आपने क्या किया, और कोशिश कीजिए कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आप अपनी फाइल में मत लगाइए, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आता है बहुत आपको बैन भी कर दिया जा सकता है। अगर आपको कोई रिफ्यूज़ल आता है, ऐसा नहीं कि रिफ्यूज़ल के बाद उस स्टोरी का एंड हो गया, अभी आप नहीं जा सकते। रिफ्यूज़ल के बाद भी आपकी फ़ाइल रीफाइल हो सकती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको 3 से 4-5 रिफ्यूज़ल मिलने के बाद भी वीज़ा मिलता है। कुछ रीज़न ऐसे रहते हैं जिसको आप इम्प्रूव करके लगा सकते हो, कुछ रीज़न ऐसे रहते हैं जिनको आप इम्प्रूव करके नहीं लगा सकते। जैसे आपका एकेडमिक स्कोर है, आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपका आईएलटीएस स्कोर है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपसे मिस हो गए, आपने नहीं लगाए, सेकंड टाइम आप उसको लगा सकते हो।
तो अगर किसी भी तरह से आपको लगता है कि आपकी फ़ाइल में जो आपको रीज़न मिला है रिफ्यूज़ल के बाद वो नहीं मिलना चाहिए था, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो। नीचे दिए गए अगर आप हमसे कोई हेल्प चाहते हो, आपको किसी भी तरह का कोई रिफ्यूज़ल आया है या फ्यूचर के लिए आप कोई नई एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर्स पे अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो। हमारी टीम जो भी बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए होंगी, जो भी आपको सर्विस हमसे चाहिए होगी, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए रेडी हैं। हमारा जो मोटिव है कि हर एक बच्चा जिसके मन में जिसका एक ड्रीम है कनाडा में जाने का, हम उसको कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर सकें। हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जिन बच्चों को किसी तरह से कहीं से रिफ्यूज़ल आया है, जहाँ जो बच्चे अपना नया एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं वो पहले से ही इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखें, फिर ही वो अपनी फ़ाइल लॉन्च करें ताकि उनको जे रिफ्यूज़ल देखने को ना मिले। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच।